हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एलकोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एसएसटजू अपने सभी डिसेबल्स के साथ फॉरबिडन टावर की थर्ड लेयर पे पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक भी उन्हें वहां पे अनचेक की सोल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। लेकिन वे चूचू के तो वहां पे मजे ही मजे थे। वो लगातार वहां पे अपने स्टोरी बैग का इस्तेमाल करते हुए वहां पे मौजूद सभी ट्रेस को इकट्ठा करती जा रही थी। जबकि ये सब कुछ देखकर लीचंग वहां पे गुस्सा होते हुए एक के बाद एक फ्लोर के ऊपर हमला करते हुए वहां पे आगे बढ़ने लगा था। लेकिन 16वें फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते उसकी हिम्मत भी वहां पे जवाब दे जाती है, जिसके बाद एसएसटजू वहां पे अपनी फॉलिंग स्टार एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहां पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करवा के यूची की ट्रैप को डिस्ट्रॉय करते हुए 100 फ्लोर तक का रास्ता वहां पे बना देते हैं। जिसके बाद जैसे वो सभी लोग वहां पे 100 फ्लोर के ऊपर पहुंचते हैं तो उन लोगों को वहां पे अनचेक की सोल एक फॉरबिडन केज के अंदर ट्रैप दिखाई देती है, जिससे एसएसटजू ना सिर्फ वहां पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आजाद करवा देती है, बल्कि उसी के साथ साथ एसएसटजू वहां पे अपनी रीइंकार्नेशन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अनचेक को दोबारा से जिंदा भी कर चुके थे। जो देखकर तो एसएसटजू के सभी डिसेबल्स वहां पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सबसे पहले वहां पे फॉरबिडन टावर के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पे एसएसटजू अपने सभी डिसेबल्स को लेकर फॉरबिडन टावर के बाहर आ चुके थे। जहां बाहर आते साथ ही हम देखते हैं कि हनचेंग तो वहां पे काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। वो वहां पे एसएसटजू को ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है और साथ ही साथ वो वहां पे एसएसटजू से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज सिस्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमारे टैलेंट सेट को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। और ये कहकर जैसे ही हनचेंग वहां पे एसएसटजू के सामने झुकने की कोशिश करता है तो एसएसटजू वहां पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहां पे ऐसा करने से रोक देते हैं। जो देखकर हनचेंग वहां पे चौंकते हुए एसएसटजू की तरफ देखता है। जो देखकर एसएसटजू वहां पे कोल्ड टोन में उससे कहते हैं कि तुम जितना कर सकते थे तुमने उतना किया था, और सच कहूं तो मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड है, इसलिए खुद को ब्लेम मत करो, क्योंकि तुमने टैलेंट सेट को बचाने के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं उतनी शायद दूसरा कोई भी नहीं दे पाता। एसएसटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डूडू भी वहां पे खुशी की मारे उछलने लगा था। जिसके बाद वो सीधा वहां पे हनचेंग के ऊपर जंप करते हुए उसे चाटना शुरू कर देता है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी वहां पे आ चुके थे और लीचेंग आगे बढ़कर वहां पे मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर हनचेंग से कहता है, वेलकम बैक मेरे भाई, तुम्हारा दोबारा से टैलेंट सेट के अंदर स्वागत है। लीचेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हनचेंग वहां पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जैसे वो लीचेंग को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है तो बर्निक्रो आगे बढ़कर उससे कहता है, खड़े हो जाओ, इस तरह से उदास मत हो, और एक बात का ध्यान रखना, जब तक हमारे बॉस यहाँ पे हैं हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और मुझे उम्मीद है तुम्हें भी अब इस बात के ऊपर यकीन हो गया होगा, एसएसटजू के चलते कोई टैलेंट सेट को हाथ तक नहीं लगा सकता। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? बर्निक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डूडू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए हाँ मैं अपना सर हिलाने लगा था। तभी लीचेंग वहाँ पे एक बार फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए हनचेंग से कहता है, आ जाओ मेरे भाई, अब यही हमारा नया घर है। लीचेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हनचेंग भी उसका हाथ पकड़कर वहाँ पे खड़ा हो गया था। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे को जिंदा देकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आज से 10 लाख साल पहले उन दोनों ने मिलकर ही अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट किया था। खैर, उनके मेल मिलाप के बाद एसएसटजू वहाँ पे सामने की तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में कहते हैं, चलो हम लोगों को निकलना होगा यहाँ से। एसएसटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे एसएसटजू से सवाल करते हुए पूछते हैं, सिस्टर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जिस पे एसएसटजू वहाँ पे यूची को याद करते हुए कहते हैं कि किसी को मारने का समय आ चुका है, तो हम लोग उसी को मारने के लिए जा रहे हैं। असल में एसएसटजू को वहाँ पे एहसास हो चुका था कि टैलेंट सेट के बाकी सभी डिसेबल्स यूची को अकेला मारने के लिए निकल चुके हैं, और एसएसटजू ये बात अच्छी तरह से जानते थे वो सभी लोग मिलकर भी यूची का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए एसएसटजू खुद ही वहाँ पे यूची को मारने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ पे यूची के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूची के कुछ डिसेबल्स कुछ ट्रेस को लेकर मेंशन की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से एक डिसेबल वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होकर इधर उधर देखते हुए काफी ज्यादा परेशान हो गया था। जो देखकर उसका साथी डिसेबल वहाँ पे आगे बढ़कर उससे सवाल करते हुए पूछता है, तुम रुक क्यों गए और ये तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? हमारे पास तुम्हारे बेकार के सपने देखने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम्हें पता है ना कि अगर हम लोगों को थोड़ी सी भी देर हुई तो मास्टर हम लोगों को जान से मार देंगे। जिस पे वो पहले वाला डिसेबल उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, लेकिन क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही कि मास्टर यूची ने अचानक से हम सभी लोगों को सारे ट्रेस को इकट्ठा करने का ऑर्डर दे दिया? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? मुझे तो लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि आज सुबह से ही मुझे कुछ अजीब अजीब लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि लाओलू जिसे मास्टर यूची ने इमोर्टल टैलेंट सेट के टायर वोल्ट को लूटने के लिए भेजा था वो अभी तक भी वापस नहीं आया। हालांकि वो इमोर्टल टैलेंट सेट के टायर वोल्ट को लूटने के लिए काफी सारे लोगों को अपने साथ लेके आया था, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। और सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो सभी लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। मेरे ख्याल से अब की बार मास्टर यूची ने गलत क्लैन से पंगा ले लिया है, इसलिए वो खुद भी डर के मारे यहाँ से भागना चाहते हैं। लेकिन इससे आगे वो डिसेबल वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले उन लोगों को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे उस डिसेबल की हाँ में हाँ मिलाती हुई कह रही थी कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि टैलेंट सेट की डीमन क्वीन की थी, जो कि वहाँ पे उन दोनों डिसेबल्स के ऊपर हमला करने के लिए डोंगमी के साथ मिलकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। जो देखकर वो डिसेबल भी जल्दी से वहाँ पे खुद को संभाल कर डीमन क्वीन के अटैक को रोकने के लिए अपना पंच आगे बढ़ा देता है। और सेम उसका साथी डिसेबल भी वहाँ पे ऐसा करता है, वो भी डोंगमी के अटैक को रोकने के लिए अपना पंच आगे बढ़ा देता है। लेकिन हम देखते हैं डीमन क्वीन और डोंगमी के अटैक में इतना ज्यादा फोर्स था कि यूची के वो दोनों ही डिसेबल्स वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे चले जाते हैं, और ऊपर से उन दोनों के अटैक को रोकने के चक्कर में उन दोनों के हाथ भी वहाँ पे पूरी तरह से सुन पड़ गए थे। जो देखकर वो दोनों वहाँ पे हैरान होकर डीमन क्वीन और डोंगमी की तरफ देखते हुए उनसे पूछते हैं, कौन हो तुम लोग और हमारे एरिया के अंदर आकर हमारे ऊपर
पर अटैक करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। उस डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डीमन क्वीन वहाँ पे मुस्कुराती हुई उससे कहती है, बहुत अच्छे, जितना ज्यादा मैंने सोचा था तुम लोग तो उससे ज्यादा पावरफुल निकले। तुम लोगों ने बिना स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हमारे इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को झेला, और सिर्फ झेला ही नहीं बल्कि अभी तक अपनी टांगों पे भी खड़े हो, जिसका मतलब है कि तुम लोगों के साथ फाइट करने में हम लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। डीमन क्वीन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डिसेबल वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि पीठ पीछे अटैक करना कौन सी बहादुरी है, अगर तुम इतनी ज्यादा पावरफुल थी तो सामने से आकर अटैक करती। और ये कहकर वो डिसेबल वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ डीमन क्वीन की पीठ पीछे अटैक करने के लिए अपने डैगर को बाहर निकाल चुका था। लेकिन अपने डैगर को बाहर निकाल कर जब वो वहाँ पे अपने सामने की तरफ देखता है तो डोंगमी वहाँ पे उसके साथ भी पहुंच चुका था और मुस्कुराते हुए उस डिसेबल से कहता है कि अब तुम यहाँ पे ये क्या करने जा रहे थे। फाइट का सबसे पहला असूल होता है कि अपने ओपोनेंट के ऊपर ध्यान दो, लेकिन तुमने तो मुझे अनदेखा कर दिया, इसलिए आप भुगतो। और ये कहकर डोंगमी वहाँ पे अपनी पैरामोडियल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों डिसेबल्स वहाँ पे ऊपर हवा में उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरते हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर लियोजियन वहाँ पे अपनी टेंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के स्टोरी बैग्स को भी ले चुका था, जो देखकर तो यून कि वो दोनों ही डिसेबल्स वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इवन वो दूसरे वाला डिसेबल तो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ऐसा मत करो, हमारा स्टोरी बैग हमें वापस लौटा दो। लेकिन ऐसा है कि वो डिसेबल वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि लिंगर वहाँ पे आगे बढ़कर उसके सीने के ऊपर लात मारते हुए उसे वहाँ पे नीचे गिरा देती है। हालांकि उन दोनों डिसेबल्स के सर के ऊपर उनकी मौत खड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को वहाँ पे अपने स्टोरी बैग्स की चिंता हो रही थी। वो लोग वहाँ पे अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार बस लियोजियन से यही कहे जा रहे थे कि हमारे स्टोरी बैग्स हमें वापस लौटा दो। जो देखकर लिंगर वहाँ पे मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहती है, तो इसका मतलब है कि स्टोरी बैग्स तुम दोनों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। लियोजियन जल्दी से खोलकर चेक करो कि इन स्टोरी बैग्स के अंदर क्या है, जिसके लिए ये दोनों यहाँ पे अपनी जान तक की भी परवाह नहीं कर रहे। हो सकता है स्टोरी बैग के अंदर से हमें कोई ऐसा टायर मिल जाए जो कि टजू को पसंद आ जाए। लिंगर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियोजियन भी वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए उस स्टोरी बैग को वहाँ पे खोलना शुरू कर देता है। जो देखकर तो वो दोनों डिसेबल्स वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा मत करो। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि सामने की तरफ लियोजियन वहाँ पे उन दोनों स्टोरी बैग्स को ओपन कर चुका था, जिसके अंदर से वहाँ पे कोई भी खास टायर नहीं निकलता, बल्कि उस स्टोरी बैग के अंदर से तो सिर्फ और सिर्फ बेकार के फेस मास्क बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर टजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहते हैं कि ये सभी तो बेकार हैं। जबकि वो डिसेबल खुद भी वहाँ पे उदास होते हुए कहते हैं कि ये क्या बकवास है, क्या मास्टर ने हम लोगों को ये बेकार से टायर्स लाने के लिए कहा था, क्या इन बेकार से टायर्स के लिए हम दोनों अपनी जान को खतरे में डाल रहे थे। तभी रिंजुई वहाँ पे अपनी सोड को बाहर निकालकर उन फेस मास्क को चेक करते हुए कहती है कि आखिर इसके अंदर इतने सारे फेस मास्क क्या कर रहे हैं। तभी किंगजुई भी वहाँ पे उनमें से एक फेस मास्क को उठाकर उन दोनों डिसेबल से कहती है, मुझे तो तुम्हारे बॉस के बहुत ज्यादा अजीब शौक लग रहे हैं, भला ऐसे बेकार से फेस मास्क को कौन इकट्ठा करता है। और ये कहकर किंगजुई वहाँ पे उस फेस मास्क को बहुत ही गौर से देखते हुए उसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करने लगी थी, ताकि उसे वहाँ पे उस फेस मास्क से कुछ तो पता चल सके। तभी यूनची का पहले वाला डिसेबल वहाँ पे रोते हुए कहता है कि अगर बॉस को इस बारे में पता चल गया तो वो तो हमें जिंदा गाड़ देंगे। इसी बीच सामने की तरफ हम देखते हैं कि लियोजियन वहाँ पे अपनी ठंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक फेस मास्क को उठाकर यूनची के उन दोनों डिसेबल्स को वहाँ पे और ज्यादा डराने का डिसाइड करता है, जिसके लिए लियोजियन वहाँ पे अपनी ठंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस फेस मास्क को एक्टिवेट भी कर चुका था, जो कि जैसे वहाँ पे एक्टिवेट होता है तो वो वहाँ पे डिमोनिक एनर्जी से ग्लो करने लगा था। जिसके बाद वो खुद ब खुद ही वहाँ पे उन दोनों डिसेबल्स की तरफ आगे बढ़ते हुए गुस्से से उन दोनों से कहता है, तुम लोगों को मैंने इतना जरूरी काम सौंपा था और तुम लोगों ने उसे भी बेकार दिया, एक बार मेरे पास वापस तो आ जाओ। अगर मैंने भी तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी चमड़ी को ना उधेड़ दिया तो मेरा नाम भी यूनची नहीं, मैं तुम दोनों की चमड़ी उधेड़ने के बाद तुम लोगों को हेल में फेंकवा दूंगा, जिसके बाद तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे तड़पते रहना होगा। अपने मास्टर की ये खतरनाक बातें सुनकर हम देखते हैं कि उसके वो दोनों डिसेबल्स वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो दोनों डर के मारे वहीं पे बेहोश हो चुके थे। जो देखकर तो लिंगर वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहती है कि यूनची की पावर तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रही है। उसने पहले से ही दूर की सोचकर अपने फेस मास्क के ऊपर एक सील को लगा रखा था, ताकि अगर उसके दोनों डिसेबल्स गलती से पकड़े भी जाते हैं तो वो अपने इस फेस मास्क का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को इतना ज्यादा डरा दे कि वो हमें कुछ भी ना बता सके। लिंगर की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि रिंजुई वहाँ पे अपने पास एक लोटस फ्लावर को बाहर निकालती हुई उन लोगों से कहती है, अब हमारे पास यहाँ पे ज्यादा सोचने का समय नहीं है, हम लोगों को जितना जल्दी हो सके यहाँ से आगे बढ़ना होगा। और ये कहकर किंगजुई वहाँ पे अपने ब्लेजिंग लोटस फ्लावर की पावर को एक्टिवेट कर देती है, जो कि जैसे ही वहाँ पे एक्टिवेट होता है तो उसने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों ही डिसेबल्स की सोल्स को खींचकर बाहर निकाल लिया था। और जैसे ही उन दोनों की सोल्स वहाँ पे उनकी बॉडी से बाहर निकलती है तो रिंजुई उन दोनों को वहाँ पे आदेश देते हुए कहती है, हम लोगों को अपने मास्टर यूनची के पास लेके चलो। जिसपे उन दोनों डिसेबल्स की सोल हमें अपने सारे हिलाते हुए कहती है, ओके ठीक है, हमारे पीछे आइए। और ये कहकर उन दोनों डिसेबल्स की सोल वहाँ पे आगे मेंशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी किंगजुई वहाँ पे उनमें से एक सोल को रोकते हुए कहती है कि तुम रुको, तुम हमें यहाँ पे अपने क्लैन के टायर बोल्ट में लेके चलो। किंगजुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डिसेबल वहाँ पे उसकी बात मानते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। जिसके बाद वहाँ पे उन सभी के दो अलग अलग ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप वहाँ पे यूनची को पकड़ने के लिए निकल चुका था, तो दूसरा ग्रुप वहाँ पे उसके टायर बोल्ट को लूटने के लिए निकल चुका था। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ पे यूनची वाले मेंशन के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। और ऊपर से जैसे ही टजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे मेन हॉल के अंदर एंटर करते हैं तो मेन हॉल का गेट खुद बखुद ही वहाँ पे बंद हो गया था। लेकिन टजू के डिसेबल्स वहाँ पे इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ने लगे थे। जबकि अपना काम खत्म करने के बाद हम देखते हैं कि उस डिसेबल की सोल भी दोबारा से वहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। खैर उसके बाद जैसे वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे मेंशन के मेन हॉल के
बीचों बीच काफी सारे स्कल्स के ऊपर एक बहुत बड़ा डेविल सिंहासन दिखाई देता है, जिसके ऊपर यूची बैठा हुआ था, जो कैसे तजो के सभी डिसेबल्स को देखकर वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो तुम सभी लोग यहाँ पे आ गए, जिसका मतलब है कि मेरे भेजे हुए सभी डिसेबल्स इमोर्टल टैलेंट सेट को लूटने में नाकाम हो गए और अब इस बात का बदला लेने के लिए तुम सभी लोग हमारे टायर वर्ल्ड को लूटने के लिए आए हो। लेकिन ऐसा सोचने भी मत कि तुम लोग यहाँ से कुछ चुरा पाओगे। और ये कहकर वो अपने डेविल सिंहासन के साथ मौजूद स्कल की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जो कि जैसे वहाँ पे एक्टिवेट होता है तो उसके अंदर से काफी सारा पॉइजनस लिक्विड बाहर निकलते हुए पूरे के पूरे मीनार को घेर चुका था, जो देखकर रिंजुई वहाँ पे अपना दिमाग चलाती हुई कहती है, तो इसका मतलब है कि हमारे टैलेंट सेट के टायर वर्ल्ड के ऊपर हमला करना बस एक दिखावा था, तुम तो बस इस बात का फायदा उठाकर हमारे मास्टर को यहाँ पे लाना चाहते थे, जिसका मतलब है कि तुम्हारा असली टारगेट कोई और नहीं बल्कि हमारे मास्टर हैं। रिंजुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगर वहाँ पे गुस्सा होकर अपनी स्पीयर की पावर को एक्टिवेट करते हुए गुस्से से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे मास्टर को टारगेट करने की कोशिश की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और ये कहकर लिंगर वहाँ पे गुस्से से अपनी स्पीयर को लेकर आगे बढ़ते हुए कहती है, तुमने जिस समय हमारे मास्टर को टारगेट करने के बारे में सोचा था उसी समय तुम्हारी मौत मेरे हाथों से तय हो गई थी। वहीं लिंगर को वहाँ पे इस तरह से अपने ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए देखकर यूची को वहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ पे अपनी आंखों के इशारे से अपने पॉइजनस लिक्विड को एक्टिवेट करते हुए लिंगर को रोकने के लिए वहाँ पे उसके ऊपर हमले करवाने लगा था, जो देखकर डीमन क्वीन वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करके यूची के सभी हमलों को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे लिंगर के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बना रही थी। और जैसे लिंगर को वहाँ पे आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो वो वहाँ पे अपनी स्पीयर की मदद से लॉन्ग विंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूची के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुकी थी। लेकिन लिंगर का वो खतरनाक अटैक वहाँ पे यूची को हिट कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे यूची के पीछे से काफी सारे डिमोनिक पंख बाहर निकलते हुए ना सिर्फ वहाँ पे लिंगर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बल्कि उसी के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिंगर के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, जिनका मुकाबला करते हुए लिंगर वहाँ पे वापस से अपने साथियों के पास आ चुकी थी। लेकिन वो पंख थे कि वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो लगातार अभी तक भी वहाँ पे लिंगर के ऊपर हमले किए जा रहे थे। पर लिंगर भी वहाँ पे अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बहादुरी के साथ अकेले वहाँ पे उन सभी का मुकाबला किए जा रही थी। और जब लिंगर को वहाँ पे उनका मुकाबला करने में परेशानी होने लगती है तो डीमन क्वीन और रिंजुई भी वहाँ पे उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ती हैं और इस तरह वो तीनों वहाँ पे एक साथ मिलकर उन डिमोनिक पंख के ऊपर अटैक करते हुए उनके ऊपर भारी पड़ने लगी थी, जो देखकर यूची वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए उन लोगों से कहने लगा था, जितना ज्यादा मैंने सोचा था तुम लोग तो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल निकली, लेकिन अभी तक भी तुम लोग अपने मास्टर ज़ुयिंग के बगैर कुछ भी नहीं हो। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि सामने की तरफ उन तीनों लड़कियों ने मिलकर वहाँ पे उसके डिमोनिक पंख को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद यूची वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए यूची से कहती है, तुम्हारे जैसे कीड़े को खत्म करने के लिए भला हमारे मास्टर की क्या जरूरत है, तुम्हें ही यहाँ पे खत्म कर देती हूँ। और ये कहकर जैसे ही यूची वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो यूची वहाँ पे एक वापस से अपने पॉइजन लिक्विड का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा चुका था, जिसके चलते रिंजुई वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास जा ही नहीं पाती। लेकिन यूची वहाँ पे भी नहीं रुकता और वो लगातार वहाँ पे अपने पॉइजन लिक्विड का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों लड़कियों के ऊपर हमले करने लगा था, जिसके चलते वो तीनों लड़कियां वहाँ पे एक बार फिर से उसके पॉइजन लिक्विड का इस्तेमाल करते हुए काफी पीछे आ चुकी थी। तभी रिंजुई और लिंगर दोनों वहाँ पे कंबाइन अटैक चलते हुए उस पॉइजन लिक्विड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके उसे वहाँ पे खत्म कर देती है। लेकिन वो तीनों मिलकर जितना ज्यादा उस पॉइजन लिक्विड को खत्म कर रही थी वो पॉइजन लिक्विड उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसी बीच लिंगर वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर अपने स्पीयर को सीधा वहाँ पे यूची की तरफ फेंक देती है, लेकिन एक बार फिर से उसका पॉइजन लिक्विड वहाँ पे बीच में आते हुए उसे दोबारा बचा चुका था। लेकिन इस बार जब उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके चलते लिंगर का स्पीयर उड़ते हुए पीछे की तरफ आने लगा था। पर इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि डीमन क्वीन वहाँ पे उस स्पीयर के ऊपर अपना पांव रखते हुए यूची के काफी क्लोज पहुंच जाती है। उसे सीधे सीधा वहाँ पे यूची के ऊपर हमला करने के लिए मौका मिल गया था, इसलिए वो वहाँ पे बिल्कुल भी समय जाया किए बगैर अपनी डिमोनिक स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए यूची के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल देती है। लेकिन उसका पॉइजनस लिक्विड एक बार फिर से बीच में आते हुए यूची को वहाँ पे बचा चुका था, जो देखकर लिंगर भी वहाँ पे डीमन क्वीन का साथ देने के लिए अपने स्पीयर की मदद से वहाँ पे दूसरी तरफ से यूची के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जब वो दोनों फिर भी मिलकर वहाँ पे यूची को नहीं हरा पाती तो रिंजुई वहाँ पे अपनी सोर्ड को बाहर निकालकर एक ट्विन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पीछे से यूची के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है। और रिंजुई के उस खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर यूची जल्दी से वहाँ पे डीमन क्वीन और लिंगर के ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों को वहाँ पे ऊपर की तरफ उड़ा चुका था और खुद वहाँ पे एक बार फिर से अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल करते हुए रिंजुई के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि रिंजुई ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके गर्दन के ऊपर एक काफी गहरा काट दे दिया था, जिसके चलते जैसे यूची का खेल वहाँ पे खत्म होता है तो वो वहाँ पे बिल्कुल एक पपेट की तरह पागलों की तरह हरकतें करने लगा था, जो देखकर रिंजुई वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या ये तो असली यूची नहीं है बल्कि ये तो बस यूची का एक मैकेनिकल पपेट है, जो कि वहाँ पे खत्म होने के बाद अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ कर रहा था। वो लगातार वहाँ पे उन तीनों को भड़काते हुए कह रहा था कि तुम तीनों अभी तक भी उतनी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम मेरी ट्रू फॉर्म को हरा सको। जिस पे रिंजुई भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए उससे कहती है कि अगर तुम हिम्मत होती तो अपनी ट्रू फॉर्म में आकर हमारा मुकाबला करते, इस तरह अपने मैकेनिकल पपेट को पीछे छोड़कर खुद यहाँ से भाग नहीं गए होते। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे कीड़ों को कैसे सामने लाया जाता है ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और ये कहकर रिंजुई अपनी सोर्ड को उठाकर दोबारा जैसे वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो डीमन क्वीन अचानक से वहाँ पे बीच में आकर उसके अटैक को रोकते हुए कहती है, ये तो बस एक मैकेनिकल पपेट है जिसे डिस्ट्रॉय करके हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, लेकिन अगर हम लोग इसे अपने अल्केमी मास्टर को दे देते हैं तो हो सकता है वो इसे असली यूची के बारे में कुछ पता लगा सके और ये भी हो सकता है कि वो इसके ऊपर रिसर्च करते हुए अपना मैकेनिकल पपेट बनाने में भी कामयाब हो जाए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही
यही होगा कि अभी तक भी हमारे टैलेंट सेट को काम करने के लिए काफी सारे लेबर्स की जरूरत है, जिस जरूरत को ये मैकेनिकल पपेट्स पूरा कर सकते हैं। डीमन क्वीन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो मैकेनिकल पपेट वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहने लगा था, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे एक लेबर कहने की। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कोई भी बकवास कर पाता उससे पहले रिंजुई वहाँ पे अपनी स्टोरेज रिंग का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे स्टोर कर लेती है, जिसे वहाँ पे स्टोर करते हुए रिंजुई के दिमाग में अचानक से वहाँ पे कुछ क्लिक होता है, जिसके चलते वो वहाँ पे उदास होते हुए कहती है कि अगर ये बस यूंची का एक मैकेनिकल पपेट था तो असली यूंची कहाँ होगा। और ये कहते कहते उसे वहाँ पे अपने बाकी सभी साथियों के बारे में याद आता है, जिन्हें याद करके वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, ओ नहीं वो सभी लोग खतरे में है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को यूंची के मेंशन के ट्रेयर वोल्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लियो चैन के साथ साथ बाकी सभी लोग भी मिलकर वहाँ पे उस जगह की तलाशी लेते हुए वहाँ पे ट्रेस को तलाश कर रहे थे। जिस दौरान उन लोगों को वहाँ पे काफी सारे ट्रेस बॉक्सेस दिखाई देते हैं, जिसे जब लियो चैन वहाँ पे खोल कर देखता है तो उसे वहाँ पे ट्रेयर बॉक्स के अंदर से एक ग्रेड 3 का मेडिकल इक्विपमेंट दिखाई देता है, जिसे देखकर लियो चैन वहाँ पे गुस्सा होकर उसे दोबारा से नीचे फेंकते हुए कहता है, मुझे लगता है ये यूंची तो बहुत ही ज्यादा करीब है, इसके पास तो मुझे यहाँ पे कोई भी काम कर रहा है दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अभी लियो चैन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि डोंगमी को वहाँ पे एक लेवल 4 का ट्रायल मिलता है, जिसे पाकर डोंगमी वहाँ पे एक्साइटेड होकर लियो चैन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, देखो मैंने तुमसे एक लेवल ऊपर का ट्रायल ढूंढ लिया, यानी कि इस बार ट्रायल को हासिल करने के मुकाबले में मैं तुमसे जीत गया। खैर अभी वो दोनों वहाँ पे बच्चों की तरह आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी किंग जुई वहाँ पे अपना दिमाग लगाते हुए कहती है, नहीं यहाँ पे जरूर से कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो यूंची तो डायरेक्ट हमारे टैलेंट सेट के ट्रायल वोल्ट को लूटना चाहता था, तो फिर भला उसके पास ऐसे लोग ग्रेड के ट्रायल्स क्या कर रहे हैं जो कि टैलेंट सेट के ट्रायल वोल्ट को लूटने की हिम्मत कर सकता है। उसके पास तो काफी सारे पावरफुल ट्रायल्स होने चाहिए थे। किंग जुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंगमी वहाँ पे अपने ट्रायल को नीचे की तरफ फेंकते हुए कहता है, क्या पता वो यूंची ना समझो। लेकिन डोंगमी के ट्रायल को नीचे गिरते हुए देखकर किंग जुई वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, नहीं रोको उसे। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे वो ट्रायल जाकर उस पोस्ट के अंदर गिरता है तो अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी होता है कि किंग जुई या किसी और को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाता। इसलिए किंग जुई जल्दी से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट करते हुए खुद को और अपने बाकी की सभी साथियों को वहाँ पे बचाने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन वो धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि हम देखते हैं कि उनके प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहाँ पे उनको नहीं बचा पाते। लेकिन जैसे ही उन तीनों को प्रोटेक्टिव बैरियर वहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं तो अचानक से वहाँ पे एंट्री होती है सटाजू यांग की, जो कहते साथ ही वहाँ पे अपनी टाइम एंड स्पेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे टाइम को काफी ज्यादा स्लो कर देते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने सभी डिसेबल्स के चारों तरफ एक डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर भी लगा चुके थे। जिसके बाद सटाजू वहाँ पे एक चुटकी बजाते हुए टाइम को दोबारा से अनफ्रीज कर देते हैं, और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो गया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि यूंची का पूरा मेंशन ही वहाँ पे उड़ जाता है। लेकिन इतने बड़े धमाके में भी खुद को जिंदा देकर किंग जुई को वहाँ पे एहसास हो गया था कि उन्हें बचाने के लिए एंसेस्टर्स वहाँ पे आ चुके हैं। इसलिए किंग जुई वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, एंसेस्टर आप आ गए। लेकिन भले एंसेस्टर्स ने वहाँ पे टाइम को फ्रीज करते हुए उन सभी को बचा लिया था, लेकिन उसका तनक धमाके के चलते वहाँ पे मौजूद सारे ट्रेस डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिन्हें देखकर भी चूचू वहाँ पे रोते हुए कहने लगती है, नहीं मेरे ट्रेस इनके साथ क्या हो गया। और ये कहकर वो वहाँ पे रोते हुए एंसेस्टर से कहती है, एंसेस्टर मेरे सारे के सारे ट्रेस मिट्टी में मिल गए। और ये कहकर तुम्हें चूचू वहाँ पे अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और वहाँ पे और भी ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तभी इस दौरान हम देखते हैं कि एंसेस्टर के बाकी सभी डिसेबल्स वहाँ पे आगे बढ़कर उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, एंसेस्टर यूंची ने अपने कुछ लोगों को हमारे ट्रायल वोल्ट को लूटने के लिए भेजा था, इसलिए हम लोगों ने उन सभी लोगों को टॉर्चर करके उनसे सारी सच्चाई उगलवा ली। और जैसे हम लोगों को इस जगह के बारे में पता चला तो हम लोग उल्टा यूंची के ट्रायल वोल्ट को लूटने के लिए यहाँ पे आ गए। पर यहाँ पे आने के बाद और ऐसे आगे किंग्स भी वहाँ पे कुछ भी कह पाती उससे पहले हम देखते हैं कि मिस चूचू वहाँ पे और भी ज्यादा जोर जोर से रोते हुए कहने लगती है, बॉस आखिर भला आप इतने ज्यादा रूटलेस कैसे हो सकते हो। वो सभी ट्रेस तो मेरी जान थे जो कि इस धमाके में मिट्टी में मिल गए। अब मैं ट्रेस के बगैर क्या करूंगी, मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। अब मिस चूचू को वहाँ पे इस तरह से रोते हुए देखकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स वहाँ पे टाइम रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ रिवर्स करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ही पलों के अंदर अंदर वो सारा का सारा मेंशन दोबारा से वहाँ पे बन गया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद सारे ट्रेस भी वापस लौट चुके थे। हालांकि वो सारे के सारे ट्रेस लो ग्रेड के थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने सामने देखकर भी चूचू की खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे मौजूद सारे ट्रेस बॉक्सेस को बंद करते हुए उन्हें हक कर लेती है। तभी एंसेस्टर्स वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स की तरफ देखते हुए कोल्टून में उन सभी को बताते हैं कि तुम लोग जिस यूंची को ढूंढते हुए यहाँ पे आए थे वो यहीं पे मौजूद था और अभी भी यहीं पे मौजूद है। भले ही अभी के लिए वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसे यहाँ से जिंदा भागने नहीं देने वाला। और ये कहकर एंसेस्टर्स वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को लेकर यूंची के पीछे निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ पे 7th एलएम के आउटर फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे स्पेस बीस्ट स्पेस में फ्लो करते हुए उड़ रहे थे। और इसी दौरान हम लोग वहाँ पे यूंची को भी देखते हैं, जिसके चारों तरफ काफी सारे स्पिरिचुअल ऑब्स भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर अभी यूंची वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो सभी के सभी स्पिरिचुअल ऑब्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो देखकर तो यूंची वहाँ पे घबराते हुए कहने लगा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। मेरे सभी डिसेबल्स, मेरे सभी मैकेनिकल पपेट्स और यहाँ तक कि मेरे मेंशन भी बेकार निकला। मुझे उनमें से किसी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो सभी लोग तो इतना ज्यादा बेकार निकले कि वो सभी लोग वहाँ पे थोड़ी देर के लिए जुयांग को रोक भी नहीं पाए। और ये कहकर यूंची
वहाँ पे घबराते हुए कहने लगा था, अब मैं क्या करूँ, वो जुयंग तो मेरे ही पीछे आ रहा होगा और अगर मैं यहाँ से ऐसे ही भागने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पैरामोडियल एनर्जी के ट्रेसेस यहाँ पे पीछे छूट जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए जुयंग बहुत ही आसानी से मेरे साथ पहुंच जाएगा। नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ और सोचना होगा। और ये कहकर यूनची वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ इधर उधर भागते हुए किसी नई आइडिया की तलाश करने लगा था। लेकिन काफी देर तक इधर उधर भागने के बावजूद भी हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं मिल पाता, जिसके चलते बेचारा यूनची वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते हुए कहने लगा था, नहीं, मैं जहाँ पे मर्जी छुप जाऊँ वो जुयंग कुछ भी करके मुझे ढूंढ ही लेगा। और इसी दौरान जब यूनची वहाँ पे आगे बढ़ता है तो उसकी नजर वहाँ पे एक स्पेस पीट के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर अचानक से यूनची के दिमाग में एक आइडिया आता है और उस स्पेस पीट को पकड़कर वो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, ये मैं कैसे भूल गया, मैं अभी यूनिवर्स के स्पेस रूइंस के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में मल्टीपल स्पीशीज की ट्रेसेस मौजूद है। और अगर मैं इस कमाल की जगह का इस्तेमाल करते हुए यहीं कहीं छुप जाता हूँ तो वो जुयंग कभी भी मुझे यहाँ पे नहीं ढूंढ पाएगा। और ये कहकर यूनची वहाँ पे खुशी के मारे बेचारे उस स्पेस बीस्ट को भी कुचल देता है, जिसके बाद यूनची वहाँ पे इधर उधर देखते हुए कहने लगा था कि अब मैं छुपू तो छुपू कहाँ पे। लेकिन अभी बेचारा यूनची वहाँ पे खुश होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी एक बहुत बड़ा पत्थर उड़ते हुए सीधा उसके साथ आके टकरा जाता है, जो देखकर तो यूनची वहाँ पे घबराते हुए कहने लगा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, भला इस जुयंग ने मुझे यहाँ पे कैसे ढूंढ लिया। और ये कहकर जैसे यूनची वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो एसेस्टस लगातार वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानों को कंट्रोल करते हुए उसके ऊपर हमले करने लगे थे, जिससे बेचारा यूनची वहाँ पे जाकर भी खुद को नहीं बचा पा रहा था। और देखते ही देखते एसेस्टस वहाँ पे उन सारी बड़ी बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल करते हुए यूनची को वहाँ पे पूरी तरह से उसके अंदर फंसा देते हैं, जिसके बाद एसेस्टस वहाँ पे अपनी कॉस्मिक गैलेक्सी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कोल्ड टून में यूनची से कहते हैं, तुमने एक बार नहीं बल्कि काफी बार मेरे टैलेंट सेट के लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसी सजा दूंगा, तुम जब जब मुझे याद करोगे तुम डर के मारे खुद ही अपने आप को खत्म कर लोगे। और ये कहकर एसेस्टस वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो यूनची को वहीं पे कुचल चुके थे, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यूनची का खेल भी वहीं पे खत्म हो जाता है, जो देखकर एसेस्टस वहाँ पे कोल्ड के साथ सामने की तरफ ही देखने लगे थे, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि एसेस्टस वहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो मर्जी करो लेकिन गलती से भी मेरे टैलेंट सेट के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। दोस्तों, लेकिन यूनची की मौत बहुत ज्यादा फीकी लग रही है। यूनची जो कि अब तक कितनी ज्यादा प्लानिंग करते हुए आ रहा था, वो ऐसी मौत डिजर्व नहीं करता, उसे एसेस्टस को वहाँ पे तड़पा के मारना चाहिए था। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये बात यूनची के क्लोन हो और अभी तक भी असली यूनची जिंदा हो। आप लोगों को क्या लगता है कि जो मर गया वही असली यूनची था या अभी तक भी असली यूनची जिंदा होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।